पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे पूरा जहां देखता है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। देखिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपन आज ऑक्सीकरण। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि श्वसन तंत्र जो होता है ये किस क्रिया पर आधारित है। जो बेसिक बातें उसको पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीकरण की। तो जो श्वसन जो होता है, जिसे हम हमारे फेफड़े के द्वारा, जो हमारे स्तनधारी जो वर्ग होता है जिसमें मानव भी आते हैं, तो एक्चुअल में क्या करता है कि मानव जो होता है ये फेफड़े से जो है श्वसन को लेता है। यानी कि महत्वपूर्ण जो श्वसन का अंग है मानव का फेफड़ा है। हम बोलते हैं मुख या नाक, तो ये नहीं है, एक्चुअल में दोनों ही नहीं है ना। महत्वपूर्ण अंग ये तो श्वसन के मार्ग है, बस जहाँ से श्वसन लिया जाता है, ये श्वसन के रास्ते हैं श्वसन लेने के। जबकि फेफड़ा जो होता है श्वसन अंग होता है हमारा। तो देखिए ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, एक्चुअल में क्या होता है कि O2 हम जो है ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो O2 ग्रहण करने पर हमारे शरीर के अंदर जिसे ये O2 पहुँचती है, तो यहाँ पर ब्लड और इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, और सिर्फ ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन, जो स्पेशली इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक फैलाने का काम करता है। अब देखिए आप लोग, तो पहली बात तो ये हो गई कि जो ये क्रिया है श्वसन की वो किस पर डिपेंड है, ऑक्सीकरण पर। ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण एक तरह की ऑक्सीकरण क्रिया है। दूसरी बात है कि ऊष्मा और ऊर्जा। देखिए जैसे हमारे शरीर में श्वसन पहुँचता है, जैसे आहार नलिका या फिर अपनी ग्रसनी या ट्रेकिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये ट्रेकिया के माध्यम से जैसे श्वसन पहुँचता है, फेफड़ों के अंदर श्वसन पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जैसे श्वसन पहुँचता है, बार बार श्वसन का आना जाना लगा रहता है। इसी कारण हमारी जो पूरे गला जो होता है या पूरा शरीर जो बॉडी होती है, एक्चुअल में इसमें ऊर्जा और ऊष्मा का कहीं ना कहीं संचरण होता है। तो याद रखिएगा ये श्वसन तंत्र के माध्यम से ऊष्मा और ऊर्जा ये दोनों ही क्या करती है, हमारे शरीर में बनती है अर्थात शरीर में उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा ऊष्मा आपके ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी होती है। जैसे मान लो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊष्मा वहाँ से भी होती है। तो याद रखिएगा श्वसन और आपका ब्लड दोनों के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है, हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1 मिनट में 16 बार हमारा जो है सांस लेने का मतलब सांस जो लेते हैं हम 1 मिनट में 16 बार लेते हैं। यानी कि 1 मिनट में 16 बार एक व्यक्ति सांस लेता है। दिन की बात कर रहा हूँ मैं, दिन में 1 मिनट में वो 16 बार सांस लेता है। लेकिन अगर ये स्वस्थ मनुष्य का है, दौड़ने भागने वाले की बात नहीं कर रहे हम, जो दौड़ता है जो भागता है उसका अलग है। ये सिर्फ स्वस्थ मनुष्य जो चुपचाप बैठा अपना काम कर रहा है, उस श्वसन लेता है 16 बार। अब सोते हुए व्यक्ति में 1 मिनट में 12 बार श्वास लेता है। मतलब सो जाता है ना व्यक्ति, क्योंकि उसकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। भाई मान लो ना हाथ काम कर रहा ना कहीं नहीं, वो सो जाता है आराम से। जब वो सो जाता है तो सोने के बाद जो होता है उसकी सांस की जो है वो गति, थोड़ा सांस लेने की गति थोड़ी लंबी हो जाती है। तो 12 बार जो है थोड़ा सा वो सांस लेता है। यानी कि अपन बार लेते हैं, उसमें 12 बार ही सांस लेता हो, आराम से सांस लेता है, आराम से छोड़ता है, 12 बार ही लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सोते हुए मनुष्य जो है वो सोते हुए कितनी बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। ये थोड़ा सा डाटा था। अब मैं बात करता हूँ आगे। अब कुछ जीव जंतु हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अंग जो है फेफड़ा एक श्वसन का अंग है मानव में। जबकि आप लोग ये सोच रहे थे कि अंग तो हमारे एक तो मुंह हो जाएगा, एक नाक हो जाएगा, क्योंकि दोनों सांस लेते हैं हम। तो एक्चुअल में ये अंग नहीं है, ये तो सिर्फ श्वसन के मार्ग हैं, इनके रास्ते हैं। इनसे श्वसन ये कोई अंग नहीं है, अंग तो फेफड़ा है। इसी प्रकार कुछ जीव जंतुओं में भी ऐसे ही होता है, जो हमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए श्वसन के अंग देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको कोई समस्या ना आए, अगर आपकी कन्फ्यूज़न चल रहा हो तो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से प्रश्न आता है श्वसन के अंग। देखिए आप लोग श्वसन के अंग कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पहला आपको बताना चाहूँगा, जैसे सबसे पहले बात करते हैं मछली की। मछली, तो मछली के अंदर जो श्वसन अंग रहेगा वो रहेगा एक्चुअल में गिल्स। जो मछली के गिल्स होते हैं, यानी कि गलफड़े जिसे हम बोलते हैं या ग्लोम बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा मछली के अंदर होते हैं क्या, गिल्स, या फिर इसी को बोलते हैं गलफड़े। यानी कि मछली जो सांस लेती है उसमें महत्वपूर्ण अंग है श्वसन का क्या, गलफड़े। यानी कि मछली दोनों साइड में होते हैं उसके गलफड़े,
उससे सांस लेती है मछली। इसके बाद में दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि जैसे आपका कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं स्पेशली जिसे हम कीट बोलते हैं, ये कीट जो होते हैं ये डायरेक्ट श्वास नली जो होती है उससे सांस लेते हैं। श्वास नाल या श्वास नलिका जो होती है उसी से क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं। तीसरी अगर बात करें हम लोग जिसे मेंढक, मेंढक की अगर बात करें तो मेंढक दो तरीके से सांस लेता है। जैसे अगर बात करें हम मेंढक की, तो मेंढक, अब मेंढक तो मेंढक होता है, इसे इसका वनस्पति नाम राना टिकराना मेंढक होता है। अब देखिए मेंढक जो होता है ये सब जगह रहता है, पानी में भी रहता है, ज़मीन के ऊपर भी रहता है, कभी ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो दो तरह से इसकी सांस लेने की प्रक्रिया है। अगर ये ज़मीन पर रहेगा और साथ ही साथ पानी में रहेगा, ज़मीन प्लस पानी अगर ये दोनों जगह रहता है तो सांस लेगा फेफड़े से। तो सांस कहाँ से लेगा, ये फेफड़े से सांस लेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती कि कभी कभी मिट्टी के अंदर चला जाता है, भूमि के अंदर या भूमिगत हो जाता है। तो याद रखिएगा उस कंडीशन में ये सांस फिर फेफड़े से नहीं लेता है, ये सांस लेता है त्वचा से। किससे लेता है, त्वचा से। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, जब ये कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है या भूमि के अंदर या भूमि के नीचे अगर जाता है तो याद रखिएगा उस समय सांस कहाँ से लेगा, ये त्वचा से। ये इसके बारे में, मेंढक के बारे में। अब स्तनधारी जो वर्ग होगा जिसमें मानव भी आता है ना, स्तनधारी जो दूध पान करते हैं वो सब स्तनधारी है। तो याद रखिएगा स्तनधारी, स्तनधारी में भी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे जो श्वसन के अंग है वो क्या है, फेफड़े हैं। तो याद रखिएगा इन चारों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और मछली वाला तो कई बार पूछा है ना। तो अपना भी याद रखना है। गलतफहमी ये मत रखना कि नाक और मुंह श्वसन के अंग है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है, ये तो सिर्फ मार्ग है, श्वसन के मार्ग है, अंग तो आपका फेफड़ा ही है, ठीक है ना। तो ये क्लियर करना आप लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं श्वासोच्छ्वास की या ब्रेथिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखिएगा ये दो प्रकार का होता है, एक होता है निःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन, जिसे इंग्लिश में एक बोलते हैं इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। क्लियर सभी का। तो ये दो प्रकार का होता है श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब निःश्वसन का मतलब जो होता है वो होता है सांस को लेना, सांस ग्रहण करना या सांस लेना। इसका मतलब क्या होता है, सांस लेना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना, ठीक है। अब जब सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं तो सारी वायु लेते हैं हम। ऐसा थोड़ी कि छटनी करते हैं कि पहले ऑक्सीजन तू पहले आ जा, पहले ऑक्सीजन ले ले, ऐसा नहीं करते। वायुमंडल में सारी गैसें होती हैं और सारी गैसें घुलनशील होती है, मिश्रित होती है। तो हम क्या करते हैं, सारी गैसों को लेते हैं हम, है ना। तो उसमें सब आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है थोड़ी मात्रा में, आपकी नाइट्रोजन भी आती है थोड़ी मात्रा में, फिर आपकी ऑक्सीजन भी आती है। तो सारी गैसेज आती है, जो वायुमंडल में रहेगी उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण है, जो अधिकांश फैली हुई है वो गैस आती है। देखो जैसे कौन कौन सी आती है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम N2 की, यानी कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है और वैसी की वैसी हम ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही साथ आपके O2, ये भी वायुमंडल में कितनी 21% पाई जाती है, सारी की सारी हम ऐसे कैसे ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हम कितनी ग्रहण करते हैं, 0.03%, ठीक। ये हम ग्रहण करते हैं निःश्वसन के द्वारा। अब देखो आप जब सांस छोड़ते हैं तो कितनी छोड़ते हैं, ये भी थोड़ा याद रहना चाहिए आपको। जब सांस छोड़ते हैं तो कितनी छोड़ते हैं और उसमें कौन सी मात्रा कम होती है और कौन सी ज़्यादा होती है। तो देखिए N2 में कोई परिवर्तन नहीं है, N2 जितनी लेते हैं उतनी वापस छोड़ देते हैं। भाई जितना लिया उतना वापस दे दिया, है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पृथ्वी से जितना लेते हैं ना वापस उतना का उतना ही उसको दे देते हैं। तो ये नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 78% नाइट्रोजन हम लेते हैं और 78 ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात O2 की अगर बात करें तो याद रखिएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं 21% लेते हैं, लेकिन जब देते हैं छोड़ते हैं तो 4% कम करके छोड़ते हैं, यानी कि 21% में से केवल 17% ही छोड़ते हैं, 4% हम रख लेते हैं शरीर में। क्योंकि आपको पता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के हर भाग तक करवाता है। तो ये रिजर्व वाली ऑक्सीजन है जो शरीर के अंदर रहती है।
याद रखिएगा O2 में 4% कम करके हम 21 में से 4 गए तो 17% जो है ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं। वही अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में यहाँ पर ध्यान देना, लेते 0.03% है लेकिन छोड़ते 4% है। तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4%। क्लियर सभी का? यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? तो यहाँ तक एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ मैं। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। तो देखिए श्वसन तंत्र जो होता है ये ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया होती है। श्वसन तंत्र के माध्यम से या श्वसन से ही हमारे शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही साथ बात करें हम कि 1 मिनट में कितनी बार आदमी जो है सांस लेता है, तो ये आपका लेता है लगभग 16 बार, 16 से कभी कभी 17 और 16 के बीच में लेता है। अगर वो सो रहा है तो 12 बार सांस लेगा। अगर सो रहा है तो कितनी बार लेगा, 12 बार सांस लेगा। श्वसन अंग की अगर बात करें हम, तो मानव में श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है। स्तनधारी वर्ग में भी श्वसन फेफड़े होता है अंग। साथ ही साथ बात करें मछली में, तो मछली में आपके गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, जिसे ग्लोम भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम कीट यानी कि कीड़े मकोड़े की, तो कीड़े मकोड़े में डायरेक्ट श्वास नाल के माध्यम से ही श्वास ले लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि जो हमारे मेंढक होते हैं, वो मेंढक 2 तरह से रहते हैं। आधे पानी में रहते हैं, कभी कभी पानी में चला जाता है मेंढक, कभी वो ज़मीन पर जाता है, कभी वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो उनकी फिर श्वसन लेने की प्रक्रिया सभी जगह अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे वो आपका जाता है पानी के अंदर या ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ पर वो फेफड़े से सांस लेगा, लेकिन अगर मिट्टी के अंदर चला गया तो फिर वो सांस लेगा त्वचा से। राइट, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और मानव में मुख और नाक ये दोनों श्वसन के मार्ग है, श्वसन अंग नहीं है। क्लियर सभी का यहाँ तक? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि श्वसन तंत्र जो है उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो पूरी की पूरी जानकारी इधर देखिए आप लोग। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन होता है वो आप सभी को बता दिया मैंने अभी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसी अंग के माध्यम से जो है श्वसन लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये पूरी की पूरी जो आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको हम प्रोसेसली पूरे को पूरा एक एक करके समझाऊंगा मैं भी आपको, और पूरा डायग्राम से अच्छे से समझना आपको। देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है नाक के माध्यम से, ये जो नाक दिख रहा है आपको, इस नाक के माध्यम से आप क्या लेते हैं, श्वसन लेते हैं। जब नाक के माध्यम से श्वसन लेते हैं तो हमारे नाकों में भी जो बाल पाए जाते हैं, और ये बाल क्या करते हैं कि धूल के आने वाले जो कण होते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद ऊपर जो है कपाट टाइप पाई जाती है हड्डी सी, जो काफ़ी टाइट या मोटी हड्डी होती है, जो हमारे नाक के ऊपरी भाग में होती है। और इस भाग में यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है। इसके बाद में ये जैसे ही ज़्यादा धूल के कण है तो यहाँ पर रुक जाते हो, ठीक है ना, बाद में फिर उसको नाक साफ करके बाहर कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ये वायु के कण आते हैं अंदर, और जब ये हमारे यहाँ पर आ जाते हैं नासा मार्ग में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नासा मार्ग या नसल पैसेज जिसे हम बोलते हैं, इसमें जैसे आता है तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इधर नाक की नली, इधर मुंह की नली, दोनों यहाँ पर जुड़ती है, यहाँ पर दोनों मिल जाती है, देखिए आप लोग। और इसके बाद में ये वाला भाग कहलाता है आपका ग्रसनी। देखिए ग्रसनी जो होती है इसे इंग्लिश में फेरिनिक्स कहते हैं, और इधर आपका लैरिक्स है। देखिए आप यहाँ पर एक गठान टाइप पाई जाती है जिसे हम लैरिक्स बोलते हैं, ये लैरिक्स है आपका, है ना। तो यहाँ पर लैरिक्स होता है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है लंबा लंबा सा, जिसमें आपके आड़े आड़े बने हुए हैं, इससे हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। इसमें मुलायम पतली पतली सी जो है यहाँ पर हड्डी होती है जो आड़ी रहती है, आड़ी ऐसी, आड़ी भी नहीं मतलब उल्टा धनुष जैसी रहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ऑक्सीजन यहाँ आती है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ऑक्सीजन जब यहाँ आती है तो यहाँ पर ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इस वाले हिस्से को बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस बोला जाता है। और ब्रोंकस जो होता है, ये ब्रोंकस जो होता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है ब्रोंकस। इसके बाद में जैसे ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस के बाद जो आपको शाखानुमा दिख रहा है, ये शाखाएं जैसे अलग अलग हो रही है, ये जो यहाँ से शाखा निकलती है उनको बोलते हैं हम क्या? ब्रोंकाई। यानी कि श्वसन आता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद आता है कहाँ पर? ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में आता है। और ब्रोंकाई के बाद में ये पहुँच जाता है कहाँ पर? ब्रोंकीओल्स में, ब्रोंकीओल्स के अंदर। और ब्रोंकीओल्स के बाद ये पहुँच जाता है फाइनली कहाँ पर? फेफड़े के संपूर्ण भाग में। और यहाँ पर फेफड़ा जैसे श्वसन ले रहे हैं आप,
तो फेफड़ा फूलने लग जाएगा। अब फेफड़ा फूलेगा। अब यहाँ पर जैसा कि आपको ये जो बिंदु दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। इनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे बिंदु जो आकार के दिख रहे हैं आपको, एक गुब्बारे टाइप या फूल टाइप आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली इनको क्या बोला जाता है? एल्वेओलाई बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे आपका होता है डायफ्राम। नीचे क्या होता है? डायफ्राम। ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे वाली संरचना, इसे डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का क्या काम होता है कि जैसे मान लो आप सांस लिया, आपने सांस ले ली। अब सांस लोगे तो क्या होगा? आपका फेफड़ा फूलेगा, फेफड़े दोनों फूल जाएंगे, है ना। लगभग आप 500 के समथिंग, 500 ml के समथिंग आप एक बार में सांस ले सकते हैं। अब मान लो आपने इतनी सांस ले ली तो आपका फेफड़ा फूलेगा, पूरा सीना भी फूल जाता है। जैसे आपने सांस ली पूरा फेफड़ा फूला। फेफड़ा फूलने के बाद अब एक बार सांस ले ली, ये डायफ्राम जो होता है ना, ये डायफ्राम ही वापस सांस को छुड़वाता है। ये डायफ्राम ऊपर उठ जाता है और फेफड़े की पूरी वायु बाहर निकल जाती है। भाई साहब कभी मान लो डायफ्राम काम नहीं कर रहा, आपका डायफ्राम डैमेज हो गया, मान लो टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आदमी की सांस तो ली जाएगी, फेफड़ा तो सांस ले लेगा लेकिन वापस छोड़ेगा नहीं, फिर वो अंदर ही रह जाएगी। अब जब कभी कभी देखा होगा आपने कि कभी कभी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में इंसान की लगती नहीं है, मान लो चोट वोट नहीं आती, फिर भी इंसान मर जाता है। उसका मरने का कारण पता है आपको क्यों मरता है? उसका कारण है कि उसका यहाँ पर लगता है डायफ्राम में, और डायफ्राम जैसे डैमेज होता है वो आदमी की सांस रुक जाती है, क्योंकि सांस तो लेता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि डायफ्राम काम नहीं करेगा तो छूटेगी कहाँ से सांस। तो याद रखिएगा ये डायफ्राम जो होता है ये सांस को छुड़वाने में मदद करता है, फेफड़े की सांस को ऊपर उठाने में, और फेफड़े जैसे ऊपर उठते हैं तो सांस ऊपर चली जाती है। लेकिन गर्भवती जो महिलाएं होती है, अब उनके तो यहाँ पर बच्चा रहता है पेट में, गर्भाशय में, जब बच्चा रहता है तो डायफ्राम वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि डायफ्राम को ऊपर नीचे जाने के लिए जगह तो चाहिए ना, वहाँ पर तो बच्चा रहता है, तब उस कंडीशन में डायफ्राम काम नहीं करता है। तो जो इधर की जो पसलियाँ होती है, ये मांसपेशियों वाली पसलियाँ, ये फिर जो है फेफड़े को बाहर ऐसे ऐसे करती है ना। तो याद रखिए गर्भवती महिला में डायफ्राम काम नहीं कर पाता है, फिर वो पसलियों के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से जो है सांस छुड़वाई जाती है। तो डायफ्राम का वर्क भी समझ में आ गया आपको आया कि नहीं आया? आया होगा। अगर आप एक दो बार देखोगे तो आराम से समझ में आएगा। एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए नासिका के माध्यम से आप वायु को ग्रहण करते हैं। पहले आपको ये पता था कि जब छोटे थे, बच्चे थे, तो बस ये पता था कि नाक से सांस लेते हैं, नहीं फिर बाद में पता चला कि मुंह से भी सांस ले सकते हैं ना। फिर उसके बाद पता चला कि मुंह से सांस लेते हैं तो दोनों सांस आके मिल जाती है, नाक से भी सांस लोगे और मुंह से भी सांस लोगे, है ना। बहुत सारे देखे होंगे ना आपने, सिगरेट जो पीता है वो सांस मुंह से लेता है, मुंह से सिगरेट पीता है, लेकिन छोड़ता है किसे? नाक से। तो याद रखिएगा ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं। तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं दोनों एक जैसी मिली हुई है। यहाँ से नाक के माध्यम से सांस छोड़ी जाती है या फिर ली जाती है, मुंह से भी सांस ली जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका नासिका के माध्यम से सांस ली जाती है या मुख के माध्यम से सांस ली जाती है, फिर वो नासा मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ती है, फाइनली ग्रसनी में पहुंच जाती है। ग्रसनी के नीचे होता है ट्रेकिया, और इस ट्रेकिया के माध्यम से सांस फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े में जो ये ट्रेकिया के इधर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसको ब्रोंकस बोलते हैं, और इसके बाद में जो आपको शाखाएं नुमा दिख रही है शाखाएं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब सांस ब्रोंकाई में पहुंच जाती है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये जो आपको ये शाखा में से शाखा दिख रही है, जब शाखा में से शाखा बने तो समझ लीजिएगा ब्रोंकियोल्स है। क्या है? ब्रोंकियोल्स। और यहाँ पर जो आपको गुब्बारा टाइप दिख रहा है, ये आपका एल्वेओलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्वेओलाई। क्लियर हुआ सभी का दोस्तों? यहाँ पर आप देखो, आप लोग कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे आपके अंदर एक डाउट आएगा कि सर हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, जब सांस भी लेते हैं तो मुंह से लेते हैं, तो बोले नली तो एक ही है। बोले नली ठीक है, एक ही है, लेकिन इसका रीज़न बताता हूँ मैं। देखो हिचकियाँ क्यों आती है और कोरोना कैसे होता है। देखिए कोरोना होने के कारण बताता हूँ मैं। जब भी कोरोना होता है ना, तो आपके जो ब्रोंकस है ना, ब्रोंकस, इस ब्रोंकस की नलिका में ये कोरोना यहाँ जम जाता है, और जब यहाँ कोरोना जम जाता है तो जो सांस छोड़ने या लेने की जो गति होती है वो एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें। जैसे आप सांस लेते हैं, आपने सांस ली तो बड़ी कठिनाई से सांस ले पाते हैं, जब छोड़ते हैं तो बड़ी कठिनाई से छोड़ते हैं, तो एक्चुअल में फिर घबराहट होती है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो कोरोना जो वायरस है ना, विषाणु, हालांकि मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं मानव रोग पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे इसको।
यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कोरोना विषाणु जम जाते हैं और ये विषाणु सांस को निकलने में प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, आप बोलोगे सर क्या वाकई में खाना तो हम मुंह से खाते हैं लेकिन सांस भी उसी नली से लेते हैं, जब नली एक समान है तो फिर ये खाना कभी कभी फेफड़े में पहुंच जाता होगा। तो बिल्कुल इसका कारण मैं बताता हूँ। हिचकियाँ जो आती है, हिचकियाँ वो हिचकियाँ आने का कारण यही है। देखिए आप लोग कैसे हम बोलते हैं कि हिचकियाँ में कोई हमको याद कर रहा है इसलिए हिचकियाँ आती है, खैर वो बात अलग है, लेकिन रियल कारण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ हिचकियाँ क्यों आती है। होता क्या, जैसे मान लो ये आपकी पूरी नली आ रही है, इधर से ये नली आ रही है, अब यहाँ से ये नली दो भागों में बढ़ जाती है, आगे चल के एक जो नली आ रही है फिर ये आगे जाके दो भागों में बढ़ती है, ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए आप लोग, ये जो जा रही है आपकी आमाशय की साइड जा रही है, आमाशय, और ये जा रही है आपकी कहाँ पर, फेफड़े में। एक अब देखो मान लो दो नाल है, दो नाल आ रही है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे एक नाल ये है और एक ये नाल है, एक में आ रही है आपकी एयर और एक में आ रहा फूड या खाना, ठीक है, एक में हवा आ रही है एक में खाना आ रहा है। अब मान लो ये दोनों नली आ रही है यहाँ पर, जब दोनों आ रही है, अब इधर फेफड़ा है, इधर आपका आमाशय है, इधर फेफड़ा इधर आमाशय, ये आपका आमाशय इधर आपका फेफड़ा। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है एपिजोटिस बोलते हैं उसको, एपिकोजोसिट बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, यहाँ पर चौराहे का काम करता है, पुलिस जैसे पुलिस खड़ी होती है ना चौराहे पर, ऐसे वो खड़ा रहता है यहाँ पर। वैसे हमारा ब्रेन पूरा काम करता है, ब्रेन बताता है कि खाना खाया, अभी खाना खाया, तो तुरंत ये क्या करता है, फेफड़े की तरफ जाके रुक जाता है, वहाँ ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है कि खाना आया तो तुरंत आमाशय की तरफ जाएगा, अगर खाना आ रहा है तो आमाशय की तरफ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और मान लो हवा ले रहे हैं हम, एयर जा रही है, तो एयर जाएगी तो इधर से इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या करता है, चौराहे पुलिस का काम करता है। जैसे मान लो ऊपर से अगर वायु आ रही है तो वायु जब आएगी तो वो क्या करेगा, आमाशय वाली जगह में जाके खड़ा हो जाएगा, तो बोला वायु आ रही है तो वायु को तुरंत भेजता है किधर, फेफड़े की तरफ। अब जैसे खाना आएगा तो खाने वाले को क्या करता है, खाना जब आता है तो ये क्या करता है, नहीं तो फिर अगर ये नहीं रहेगा ना तो खाना सीधा फेफड़े में पहुँचेगा आमाशय की जगह, सच में, हाँ। तो खाना जो होगा सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, फिर फेफड़े के अंदर पहुँचेगा। तो याद रखिएगा, जब फेफड़े में ऑक्सीजन की जगह अगर खाना पहुँच गया तो फिर क्या हाल होंगे, आदमी मरेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्या करता है, पुलिस का काम करता है एक्चुअल में। और जब ऊपर से आता है खाना तो ये खड़ा हो जाता है किधर, फेफड़े की तरफ, तो इधर जाने नहीं देता खाने को, ये खाना पहुँचा देता है कहाँ पर, आमाशय के अंदर, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जिससे हमें हिचकियाँ आती है, तो हिचकियाँ क्यों आती है, कभी कभी क्या, जैसे मान लो आपने खाना खाया, पानी पिया, तो पानी पिया तो आपका ध्यान पता नहीं पानी पीते वक्त कभी कभी कहीं दूसरी जगह रहता है, पता नहीं किधर निहारते रहते हैं। जब किधर भी अगर आपका ध्यान है और आप पानी पीते जा रहे हैं तो पता चलता है आपको एक हिचकी आती है, बहुत जम के हिचकी आती। क्यों आती है, इसका कारण देखो। ये भाई साहब यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, कभी कभी मस्तिष्क आपका दूसरी जगह काम कर रहा है और आपका मस्तिष्क आपको सूचना नहीं दे पाता, इसको सूचना नहीं दे पाता, और जब इसको सूचना नहीं मिलती है तो कभी कभी पानी का थोड़ा सा बूंद इधर चले जाते हैं। बूंद क्या हो, तो पानी जाएगा। अब ये नलियाँ जो होती ना, यहाँ पर फेफड़ा तुरंत सूचना देता है, और ये पानी आ रहा है ऊपर से, इसको यहाँ से भगाओ, अपने एरिया में आ रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ से जब ये पानी जाता है ऊपर तो तुरंत पानी यहाँ नहीं जाता, फिर डायरेक्ट तुरंत ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो मुँह से नहीं निकलता, फिर नाक से निकलता है। समझ में आ रही बात। तो एक्चुअल में हिचकियाँ, फिर हिचकियाँ आती है, फिर हिचकियाँ आती है। तो हिचकियाँ आने का कारण ये है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कुछ जम जाता है या फिर खाने का कुछ वो जम गया, तो फिर हम तुरंत क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो ताकि वो हिचकी जो है बंद हो जाए। पानी पीने से हिचकी बंद हो जाती है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर कुछ आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कुछ खाना फंस गया है, कुछ हो गया, तो वो क्या होता है कि उसमें पानी पीने के बाद वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये हिचकी आने के कारण। चलो आगे बढ़े अपन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बेसिक बातें और बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आप श्वास लेते हैं, जब भी आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं पर्वत के ऊपर, तो पर्वत के ऊपर चढ़ते समय आपको कौन कौन सी सांस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाए कि हम पर्वत पे जाए तो दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाए कि हम पर्वत पे जाए और दिक्कत ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आप लोग, जब आप पर्वत पे जाते हैं तो O2 के साथ में आपको N2 मिलाना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी।
फिर उसके बाद अगर आप समुद्र में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समुद्र में अगर आप कूद रहे हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, समुद्र के थोड़ा सा सतह में, मतलब थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, ज़्यादा गोताखोर जो होते हैं वो उनकी बात अलग है। आप समुद्र में कूद रहे हैं तो आपको O2 के साथ साथ में N2 भी यूज़ करना पड़ेगी, यहाँ भी N2 करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप समुद्र की गहराई में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समुद्र की गहराई में जा रहे हैं, जब समुद्र की गहराई में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस O2 के साथ में हीलियम लेना पड़ेगा। हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, आप सभी को पता है। हीलियम वायुयान के टायरों में भी हीलियम को ही भरते हैं। तो हीलियम जो है ये जो समुद्र के गोताखोर होते हैं, एक्चुअली में बहुत अंदर तक जाते हैं, वो लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। तो क्लियर हुआ, ये बेसिक प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि एक बार जब हम सांस लेते हैं तो लगभग 500 के समथिंग, 500 ml के समथिंग जो है हम सांस लेते हैं एक बार में, ठीक है ना। ये थोड़ी बेसिक बातें हैं और एक बार इस डायग्राम को अच्छे से आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो तो कर देना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी को।